यूनाइटेड स्कूल डेगना की ओर से आयोजित होने वाली ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का प्रथम अध्याय जो चल रहा है हमारा, उसमें स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी, इस अध्याय में हम आगे जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें राजस्थान के प्रमुख जनपद है। तो इससे पहले की कक्षा में हमने राजस्थान के प्रमुख जनपदों में 2 जनपदों का अध्ययन किया था। उसमें पहला जो जनपद था जांगल का अच्छी तरीके से अध्ययन किया। फिर दूसरा हमारा जो जनपद था राजस्थान से संबंध रखने वाला मत्स्य जनपद, उसका भी हमने अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया। जो इंपॉर्टेंट जानकारियां बोर्ड की परीक्षा के अनुसार जो अच्छे अच्छे प्रश्न बनने वाले थे उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया, उसको अंडरलाइन करके भी आपको बता दिया गया है, अच्छी जो जानकारियां हैं। तीसरा जो हमारा जो जनपद है राजस्थान से संबंध रखने वाला, वो सूरसेन जनपद है। कौन सा जनपद है? सूरसेन जनपद। तो इस जनपद के बारे में विशेष आपको जानकारी रखनी। आधुनिक ब्रज क्षेत्र, आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वो, और उससे सब जो पड़ोसी राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, उसका जो पश्चिमी भाग है वो क्षेत्र आधुनिक ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो इस ब्रज क्षेत्र में, ये आधुनिक ब्रज क्षेत्र है, इस क्षेत्र में महाजनपद स्थित था। कौन सा महाजनपद? सूरसेन महाजनपद इस क्षेत्र में स्थित था। और इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। इस जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। सूरसेन जनपद राजस्थान से संबंध रखने वाला जनपद है, इसलिए आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो वह मथुरा। ध्यान में रखना। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि यह आधुनिक ब्रज क्षेत्र से संबंध रखने वाला था, यह भी ध्यान में रखना है। प्राचीन यूनानी लेखक, प्राचीन समय के जो यूनानी लेखक था, उसने इस क्षेत्र के बारे में बताया कि ये जो सूरसेन जनपद है उसको उसने किस नाम से पुकारा? सूरसेनोई। किस नाम से? प्राचीन यूनानी लेखक ने, किसने? प्राचीन यूनानी लेखक ने सूरसेन को, किसको? सूरसेन को सूरसेनोई के नाम से पुकारा। तथा इसकी जो राजधानी मथुरा थी, इसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। मथुरा को प्राचीन यूनानी लेखक ने क्या बताया? मेथोरा। किस नाम से पुकारा? मेथोरा। दोनों ध्यान में रखना। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मथुरा को मेथोरा नाम से किसने पुकारा, तो ध्यान में रखना ये यूनानी लेखक था। कौन लेखक? कौन सा लेखक था? एक यूनान का लेखक था, उसने मथुरा को मेथोरा के नाम से पुकारा और सूरसेन को सूरसेनोई के नाम से पुकारा था। तो इसकी राजधानी को मेथोरा कहा। मेथोरा। तो ये यूनानी लेखक ने कहा था सूरसेन की जो राजधानी मथुरा उसको मेथोरा के नाम से पुकारा और सूरसेन को सूरसेनोई के नाम से पुकारा। महाभारत के अनुसार, महाभारत में इसके बारे में बताया गया है कि महाभारत में कहा गया कि सूरसेन जनपद था, वहां पर यदु वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? यदु। इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? यदु वंश को यादव नाम से भी पुकारा जाता है, यादव नाम से भी हम जानते हैं। आपको पता होना चाहिए यादव वंश की जो शाखा है उससे श्री कृष्ण का भी संबंध था, तो श्री कृष्ण का संबंध इस सूरसेन जनपद से भी था। तो महाभारत के अनुसार, किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार यदु वंश का यह शासन था। कहां पर? सूरसेन जनपद में। और यदु को यादव वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इसका संबंध हमारे जो राजस्थान के जिले हैं उसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों के अधिकांश भाग, ये 3 जिले जो हैं उनके अधिकांश भाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली 3 जिले जो हैं उनके अधिकांश भाग जो है सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही आता था। किस जनपद के अंतर्गत? सूरसेन जनपद के अंतर्गत। इसके अलावा अलवर जिले का पूर्वी जो भाग है, इसके अलावा कौन सा? अलवर जो जिला है, कौन सा जिला है? अलवर जिला। इसका पूर्वी भाग भी सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। किस जिले का? अलवर जिले का। कौन सा भाग? पूर्वी भाग। किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। और श्री कृष्ण जिसका संबंध सूरसेन जनपद से था, यह भी आपको ध्यान में रखना। यदि पूछ लिया जाता आपसे कि जो महाजनपद व्यवस्था थी तो श्री कृष्ण का संबंध किस महाजनपद से था, तो भी आपके लिए आसानी रहेगी कि श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से था। किस वंश से संबंधित है ये यदु या यादव वंश से संबंधित थे। अब इससे आगे का जो है सिवी, कौन सा है? सिवी। सूरसेन जनपद के बाद में हम सिवी का अध्ययन कर लेते हैं।
तो राजस्थान से संबंध रखने वाले चौथा जो सीवी जनपद है इसके बारे में 3 तो हमने पढ़ लिए हैं। पहला जांगल पढ़ लिया, फिर मत्स्य पढ़ लिया, फिर सूरसेन पढ़ लिया और अंतिम राजस्थान से संबंध रखने वाले महाजनपद जो है सीवी जनपद, इसके बारे में। तो सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? शिवपुर थी। सीवी जनपद की राजधानी का क्या नाम था? शिवपुर था। तथा उसका राजा जो है, सीवी जनपद की जो राजधानी है उसमें जो राजा है, राजा सुसिन, राजा का क्या नाम है? सुसिन ने उसे अन्य जातियों के साथ, उसने अन्य जातियों के जो राजा है उनके साथ भी युद्ध किया था और उसको 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है के युद्ध में पराजित किया था। उन 10 राजाओं को अपने उस युद्ध में पराजित किया था। किसने? सुसिन ने। किसने पराजित किया था? सुसिन ने। युद्ध 10 राजाओं का युद्ध या फिर 10 राज्य युद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राचीन शिवपुर की पहचान, प्राचीन समय में ये जो शिवपुर है जो सीवी जनपद की राजधानी है, किस जनपद की राजधानी है? सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर। उसको प्राचीन समय के जो शिवपुर है उसकी पहचान की गई। ये वर्तमान में पाकिस्तान के, वर्तमान में कहाँ के हैं? पाकिस्तान के सोरकोट के रूप में इसकी पहचान की गई कि वर्तमान में जो पाकिस्तान में सोरकोट जगह है वो प्राचीन समय में शिवपुर थी। कौन सी जगह थी? शिवपुर थी नामक स्थान से इसकी पहचान की जाती है। कुछ समय के अंतराल के बाद, यानी धीरे धीरे समय का अंतराल बढ़ता गया और कुछ समय के अंतराल के बाद ये दक्षिणी पंजाब की जो सीवी जाती है, किस जगह की है? दक्षिणी पंजाब। पंजाब का कौन सा भाग है? दक्षिण भाग। दक्षिण का जो भाग है वहां से संबंध रखने वाली कौन सी जाति? सीवी जाति। कौन सी जाति? सीवी जाति। राजस्थान के दक्षिणी भाग में आपको पता होना चाहिए कौन सी रियासत थी? जो मेवाड़ थी, उस क्षेत्र में निवास करने लग गई। सीवी जाति किस क्षेत्र में निवास करने लगी? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लग गई थी। तो ये हमें पुरातात्विक सामग्री के अनुसार पुरातात्विक जो जानकारी है वो मिलती है 5 गुहा लेक या पंच गुहा लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है सीवी जनपद जो है इनके विस्तार के बारे में। तो 5 गुहा लेक या पंच गुहा लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? मंदसौर। मंदसौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। वहां से ये प्राप्त हुआ था पंच गुहा लेक या 5 गुहा लेक। और इसमें मंदसौर अभिलेख या पंच गुहा लेक में बताया गया है कि मंदसौर के पास से प्राप्त होता, जिसमें सीवी जनपद के प्रसार के बारे में बताया गया है कि पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है इसके अनुसार कि यह सीवी जनपद का क्षेत्रफल था या इनका विस्तार था। तो यह सीवी जनपद हो गया है। जनपदों का अच्छी तरीके से हमने अध्ययन कर लिया है। राजस्थान से संबंध रखने वाले महाजनपद जो है 4 महाजनपद, इनके बारे में हमने अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बारे में आपको नोट जो करवानी चीजें हैं वो नोट भी करवा दी गई है। आप साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे। पहला महाजनपद राजस्थान से संबंध रखने वाला था जंगल, वो भी आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया। फिर मत्स्य महाजनपद था, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई। फिर सूरसेन जनपद था, उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है। और जो अंतिम राजस्थान से संबंध रखने वाला जनपद था सीवी जनपद, इसके बारे में भी अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। इससे संबंध रखने वाला यानी पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमारे सामने ये 5 गुहा लेक या पंच गुहा लेक था। यह मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ था। इसमें जानकारी मिलती है कि सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। महाजनपदों में इसके बाद में जो है महाजनपदों की शासन व्यवस्था के बारे में, तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद महाजनपदों में आपको पता होना चाहिए राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली भी थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की जो राजसत्ता है, राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? कुलीन परिवारों के हाथ में थी। इन परिवारों के जो प्रतिनिधि, जो कुलीन परिवार है उनके प्रतिनिधि जो थे, प्रतिनिधि संथागार सभा के प्रमुख के रूप में थे। एक सभा थी संथागार सभा
और उस संस्थागार के प्रमुखों के रूप में होते थे कुलीन परिवारों के जो प्रतिनिधि होते थे, वो इनके प्रतिनिधि के रूप में होते थे, शासन व्यवस्था करते थे। और ये संस्थागार के जो सदस्य जो होते थे, कुलीन परिवारों के जो लोग होते थे, वो ही शासन व्यवस्था का कार्य करते थे। संस्थागार के सदस्य जो है होते थे निर्धारित विषय पर अपने विचार व्यक्त करते थे। जो भी विषय निर्धारित कर दिया जाता था, अलग अलग उनको बांट दिया जाता था, उन पर विचार व्यक्त करने का काम भी ये संस्थागार के सदस्य करते थे। इसे जो ये विचार करते थे उसे अनुविरोध के नाम से भी जाना जाता था या अनुरोध कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। अनुविरोध, ये विचार व्यक्त करते थे उनके विषयों पर, जो भी निर्धारित किए जाते थे विषय, उन पर विचार व्यक्त करते थे, उनको अनुविरोध के नाम से जाना जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे और ये आपस में विचार व्यक्त करते रहते थे, कोई भी विषय है उस पर ये विचार करते थे और उसमें कोई विषय ऐसा आ जाता था जिस पर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती थी, और विवादग्रस्त जो भी विषय होता था उस पर ये मतदान करवाते थे। क्या करवाते थे? वोटिंग करवाते, मतदान करवाते। और मतदान भी किस आधार पे करवाते थे? इनके पास में बहुरंगी जो सलाखाएं जो होती है उनके आधार पर यह मतदान करवाया जाता था। गणतंत्रात्मक जो राज्य व्यवस्था थी उसमें एक संस्था थी, यह संस्था थी संस्थागार। कौन सी संस्था थी? संस्थागार। और इनका क्या कार्य था? जनपदों की प्रमुख बड़ी, ये सबसे बड़ी संस्था थी। जनपद जो है उनमें प्रमुख रूप से सबसे बड़ी संस्था थी ये कौन? संस्थागार। और इनके सदस्य कौन थे? कुलीन परिवार के जो लोग होते थे वही इनके सदस्य हुआ करते थे। राज्य के जो नीति के आधारभूत जो नियम है, यानी कानूनी जो नियम है, वो इनके द्वारा ही निर्धारित किए जाते थे। किनके द्वारा? संस्थागार के द्वारा निर्धारित किए जाते थे। राज्य के जो कानूनी नियम होते हैं, कौन से नियम? नीति के नियम। नीति यानी कानून के जो नियम, आधारभूत नियम है, वो यह संस्था निर्धारित करती थी। कौन सी संस्था है? संस्थागार। नाम क्या है? संस्थागार। और ये विशाल बड़े जो गणराज्य थे उसमें दो प्रकार की होती थी, केंद्रीय संस्थागार और प्रांतीय संस्थागार। और धीरे धीरे इनका पतन हो गया, इनमें आपसी फूट की वजह से इनका पतन हो गया था। किनका? इनका। और ये जो गणतंत्रीय व्यवस्था थी, कौन सी? गणतंत्रीय राज्यों की जो व्यवस्था थी उनका भी पतन हो गया। उनका पतन होने की वजह है जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जिसमें भी थी वो उनकी विस्तारवादी नीति की वजह से इनका पतन हो गया था। किनका? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली या गणतंत्रात्मक जो ये थे जनपद, उनका। संस्थागार सभा के बारे में जो भी प्रश्न बनता है, ये इन प्रश्नों के आधार पर, या जो लिखा हुआ है इनके आधार पर प्रश्न बनेंगे, तो कोई भी प्रश्न आपके इनसे बाहर नहीं जाएगा। संस्था के बारे में पूछ लिया जाता है, संस्थागार सभा थी, ये क्या कार्य करती थी? तो ये नीति निर्धारण का कार्य करती थी या कानून बनाने का कार्य करती थी। इनके सदस्य कौन होते थे? कुलीन परिवार के लोग इनके सदस्य होते थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जनपदों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी? तो वो आपको पता होना चाहिए, संस्थागार सभा थी। और गणराज्यों का पतन का कारण पूछ लिया जाता था, गणराज्यों का पतन का मुख्य कारण था राजतंत्रात्मक जो भी राज्य थे या महाजनपद थे, उनकी विस्तारवादी नीति की वजह से इन गणराज्यों का पतन हो गया था। और इनके बारे में जो भी प्रश्न बनता है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इनमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बोर्ड की परीक्षाओं में से। और छात्रों, तो हम अगली कक्षा है उसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, कब हुई, उसमें कौन कौन से प्रतिभाशाली शासक हुए, उन शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनकी जो शासन की नीतियां कौन सी थी, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं अगली कक्षा में।